नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू हम कराएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप लाइंस पर। आगामी आम बजट 2024 और 25 के लिए 7वीं प्री बजट परामर्श बैठक आज। पीएम विश्वकर्मा जन सुरक्षा और मुद्रा योजना सहित फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स पर होगी चर्चा। बैठक में रोजगार सृजन और कौशल विकास से संबंधित स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि और अन्य योजनाओं पर भी चर्चा। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.8% पर रखा बरकरार। तो वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 6.9% और 7% रहने का अनुमान। सेवा निर्यात में जोरदार वृद्धि और रेमिटेंस से होने वाली आय के चलते मार्च तिमाही में देश का चालू खाता सरप्लस के साथ रहा $5.7 अरब। एक साल के पहले की अवधि में चालू खाता घाटा था $1.3 अरब। निवेश आय के भुगतान में आई तेजी। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 181 अंकों की बढ़त के साथ 77,522 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत। तो निफ्टी 36.85 अंकों की बढ़त से 23,578 के स्तर पर कारोबार करता हुआ आया नजर। तो आज की टॉप लाइन्स आपने जानी, क्या कुछ खास रहेगा आज कारोबार जगत की अगर खास तौर से बात की जाए। और इस सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है खास तौर से अगर बात करें वो है आगामी बजट। जी हां, और उसी के लिए आज आगामी आम बजट 2024-25 के लिए 7वीं प्री बजट परामर्श की बैठक भी होगी। वित्त मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा जन सुरक्षा और मुद्रा योजना सहित विभिन्न फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स की प्रगति की समीक्षा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों की बैठक भी बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी करेंगे और बैठक में पीएम विश्वकर्मा, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि और अन्य कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में वित्तीय समावेशन से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। यानी खासतौर से अगर देखा जाए जो सेवाएं दी जा रही हैं अलग अलग, उसके साथ ही रोजगार सृजन और कौशल विकास से संबंधित तमाम जो योजनाएं हैं वहाँ किस तरीके से अभी तक प्रगति की गई है, इस पर चर्चा होगी, समीक्षा होगी और जाहिर तौर पर जो सुझाव हैं वो भी रखे जाने की उम्मीद है इस बैठक में। और फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंडीज का चटनी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब आइए बात कर लेते हैं कारोबार जगत में बाजार की। जी हाँ, आज की अगर बात की जाए क्या स्थिति रही है बाजार की। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें 45 अंकों की तेजी जो है वो यहाँ नजर आई है। यानी हरे निशान के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत में आप देख सकते हैं जो तेजी है वो फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा सेंसेक्स की अगर हम बात करें वहाँ जो तेजी है वो करीब 181 अंकों से ज़्यादा की रही है, जिसके बाद ही जो सेंसेक्स की शुरुआत है वो 77,522 के स्तर पर शुरू हुई है। और साथ ही निफ्टी 50 की भी अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 में भी आप देख सकते हैं करीब 59 अंकों की तेजी के बाद ये 23,597.70 पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। तो दूसरे दिन आज तेजी के साथ फिलहाल जो मार्केट की शुरुआत है वो नजर आ रही है। इसके अलावा आज के जो टॉप गेनर्स हैं वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। LT, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, हिंडाल्को और आयशर मॉड, जहां हरे निशान के साथ फिलहाल जो कारोबार है वो होता नजर आ रहा है। जिसके बाद ये टॉप गेनर्स की श्रेणी में नजर आ रहे हैं। लेकिन लाल निशान जहां नजर आ रहा है यानी जो लॉसर्स हैं आज के वो कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। HCL टेक, टाइटन, एशियन पेंट, SBI लाइफ और कोटक बैंक। तो ये आज के टॉप लॉसर्स भी जहां लाल निशान के साथ फिलहाल कारोबार हुआ। और आइए बात करते हैं ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट की स्थिति की। डॉजेंस फ्यूचर की अगर बात की जाए तो हरे निशान के साथ कारोबार होता नजर आया। S&P 500 में हमने देखा गिरावट, नेस्डेक में भी लाल निशान के साथ यानी गिरावट जो है वो नजर आई। इसके अलावा अगर बात की जाए खासतौर से यूरोपियन मार्केट की, FTSE, CAC, डेक्स आप देख सकते हैं तीनों में ही हरे निशान के साथ कारोबार होता नजर आया। यानी तेजी जो है वो नजर आ रही है यूरोपियन मार्केट में। और ग्लोबल मार्केट में अगर एशियन मार्केट की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं निकाई 225, हैंगसेंग, कॉस्पी की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी हरे निशान के साथ कारोबार होता नजर आया। यानी तेजी जो है इन बाजारों में नजर आ रही है। और अब बात करते हैं ब्रेंट क्रूड के भाव की। तो आप देख सकते हैं ये क्या दर्ज किया गया है। $85.11 प्रति बैरल इसका भाव दर्ज हुआ।
रोजाना में बाजार में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फोकस की। आज के फोकस में बात करते हैं जीएसटी के असर की। दरअसल जब वर्ष 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू हुई थी तो इसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई थी। कहा गया कि यह प्रणाली सही नहीं है, कारोबारियों को नुकसान होगा, आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ेगा और न जाने क्या क्या। लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो ये है कि जीएसटी पर छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों ने भी अपना विश्वास जताया, अपना भरोसा जताया है और आम जनता को जीएसटी से काफी लाभ मिला है। जी हाँ, काफी राहत आम जनता को मिली है जीएसटी से। दरअसल घरेलू सामान सस्ता होने से आम जनता पर जो आर्थिक बोझ है वो कम हुआ है, इसके जो दरें हैं, और उसी वजह से जो गरीब आम आदमी की जो बचत करने की क्षमता में सुधार हुआ है, क्योंकि जो पैसा है उसकी बचत हो रही है। जो सामान है अगर सस्ता हो जाता है, खासतौर से जीएसटी से पहले अलग अलग तरह के जो टैक्स थे वो घरेलू सामान पर लगते थे, अलग अलग सामानों पर लगते थे, जिस वजह से उनकी कीमत ज़्यादा होती थी। लेकिन जीएसटी के जब हम बात करते हैं तो इस पर कई वस्तुओं पर जो टैक्स लगना है वो बंद हो चुका है और कई पर इसकी जो टैक्स की दरें हैं उनमें काफ़ी कमी आई है। यानी हम मान सकते हैं कि किस तरीके से जो कमी है वो आई है। लेकिन वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, घरेलू उत्पाद की जब हम बात करते हैं वो कौन से हैं, आइए आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद क्या स्थिति रही है। आटे की अगर बात की जाए तो 3.5% था, जो कि बाद में 0 हो गया, यानी यहाँ पे ये 0 हो गया। सैनिटरी नैपकिन की बात की जाए तो 12% था, जो कि 0 हुआ। आयुर्वेदिक दवा 12%, जो कि अब 5% हो गई, यानी कमी इसमें आई। और वहीं डिटर्जेंट की बात की जाए 28% था पहले टैक्स इस पे, जो कि 18% हुआ। टीवी की हम बात करें 28% था, जो कि 18 हुआ। फर्नीचर 31.3% लगता था पहले, लेकिन ये बाद में 18% हुआ। और इसी तरह मोबाइल फोन जो 31.3% पहले लगता था टैक्स, बाद में जीएसटी लागू होने के बाद वो 18% लगना शुरू हो गया। ये घरेलू सामान की वो सूची है जो कि सिबिक के द्वारा जारी की गई है। और भी क्या क्या सामान है वो आपको बताते हैं। खासतौर से जो सामान सस्ता हुआ है, जो दरों में देखिए कमी आई है। फ्रिज की अगर बात की जाए, जो कि आमतौर पर अब तमाम घरों में हमें नजर आता है, पहले 31.3% इस पर टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद ये 18% आ गया है। वॉशिंग मशीन की हम बात करें तो ये भी 31.3% पहले लगता था और उसके बाद अब ये आया 18% पर। साबुन, तेल या टूथपेस्ट की अगर हम बात करें, हर घर में ये ऐसे ज़रूरी सामान है जिसकी आवश्यकता होती है और इन पर पहले देखिए 27% जो टैक्स था वो हमें देना पड़ता था, अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे, लेकिन अब ये 18% आ गए जीएसटी लगने के बाद। दही और छाछ की हम बात करें, इस पर भी हमें 4% टैक्स जो है वो देना पड़ता था पहले, लेकिन जीएसटी लगने के बाद ये 0 हुआ। रसोई का और जो सामान है जो कि लगातार जिसका उपयोग किया जाता है, वो 28% का टैक्स पहले दिया जाता था, लेकिन बाद में ये 12% हुआ। और ऐसे ही घड़ी की अगर हम बात करें तो 28% पहले दिया जाता था और बाद में 18% हुआ। तो देखिए किस तरीके से कई ऐसे हमारे घरेलू सामान हैं जिस पर जो टैक्स की दरें हैं वो लगभग 0 हो गई हैं, या जो कमी है वो आपने देखा कि किस तरीके से जो कमी है वो भी यहाँ पे दर्ज की जा रही है। अलग अलग अगर जब हम घरेलू सामान की बात करते हैं, जो इस्तेमाल की हमारी दिनचर्या की बात है, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जीएसटी का जो फायदा है आम जनता को भी मिला है, कारोबारियों को नहीं। उनका विश्वास ऐसे ही इस पर नहीं बना है, लेकिन जो आम जनता है उसको भी लाभ मिला है। और इसी पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की जो स्थिति है वो फिलहाल नजर आ रही है। राजेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जीएसटी विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका इकोनॉमी टुडे में। नमस्कार, धन्यवाद सर। जी राजेंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब जीएसटी की हम बात करते थे 2017 में जब ये लागू हुआ था 1 जुलाई से, तो अलग अलग बातें कही गई, भ्रांतियां फैला दी गई कि इसके जरिए तो कारोबारियों को नुकसान होगा, आम जनता पर महंगाई की मार पड़ेगी। लेकिन जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो लगातार हम देख रहे हैं। और खासतौर से अब 7 साल करीब हो जाएंगे जुलाई में, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आम जनता को इसका लाभ मिला है। नहीं, बहुत बढ़िया आपने ये जो है जो आज का टॉपिक है, क्योंकि जीएसटी 1 जुलाई 17 के बाद रेगुलरली जीएसटी काउंसिल और गवर्नमेंट जो है वो इस बातों पर ध्यान देती आई है कि जहां जहां इंडिस्पेंसेबल गुड्स हैं, जहां जहां कंज्यूमर गुड्स हैं, उन पर रेट का जो इम्पैक्ट है वो ना पड़े। और अभी भी मैं आपको बताऊं सर, जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, अभी जो 53वीं काउंसिल मीटिंग में, उसमें भी जी जैसे सोलर कुकर पर रेट को 12% कर दिया 18% से, तो सोलर कुकर्स अब सस्ते हो जाएंगे। इनफैक्ट आप समझिए कि जो और सर्विसेज हैं, जैसे कि अभी प्लेटफॉर्म, रेलवे के ऊपर प्लेटफॉर्म टिकट की सर्विसेज है वो सस्ती, बल्कि
बहुत सस्ती हो जाएंगी क्योंकि उस पर टैक्स रेट खत्म कर दिया, और भी रेलवे से संबंधित जो सर्विसेज हैं वो सस्ती हो जाएंगी। तो मैं यूं कहूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार बड़ी अडेप्टिव है, जी बहुत ही संवेदनशील है इन सब बातों के ऊपर। बिल्कुल और इस राजेंद्र बात जी। का और ध्यान एक और बड़ी जी, क्योंकि अगस्त में एक बार फिर से शायद जो बैठक है जीएसटी काउंसिल की वो होगी, जी, और जी, उम्मीद ये जी, की जा रही है जी। कि उसमें भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन पे रियायत मिल सकती है, यानी जो टैक्स की दरें हैं या तो वो शून्य हो सकती हैं या उसमें भी कमी आएगी, यानी और आम जनता के लिहाज से देखा जाए तो और सस्ता उत्पाद जो है उनको मिलेगा। सर्टनली सर, क्योंकि अभी ये काउंसिल मीटिंग जो थी वो हाफ डे की हुई, जी प्री बजट डिस्कशन हुआ इसके ऊपर, तो इसलिए आधे दिन में सारी चर्चाएं नहीं हो पाई। तो अगस्त फर्स्ट या सेकंड वीक में बहुत सारे रेट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज आप रैशनलाइज देखेंगे। जी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात 53rd काउंसिल मीटिंग में जो काउंसिल ने डिसाइड किया कि हॉस्टल सर्विसेज जो है, एजुकेशनल सर्व के रिलेटेड है हॉस्टल सर्विसेज, भारत में बहुत सारे ऐसे हब है, जैसे कोटा है, सीकर है, जी जयपुर है, मुंबई है, बहुत सारे ऐसे हब हैं जहां पर हॉस्टल सर्विसेज दी जाती है। अब उन हॉस्टल सर्विसेज को भी स्टूडेंट्स के लिए एग्जिम्प्ट कर दिया गया है, तो जी स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन है और सस्ती हो जाएगी सर। मैं समझता हूँ कि एक बहुत वेलकम स्टेप है सर ये। जी बिल्कुल। तो यानी घरेलू रसोई से लेकर छात्रों की निजी जिंदगी भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी जो रियायत है उसका असर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन राजेंद्र जी, जब शुरुआत इसकी हुई थी 2017 में, इस तरह की जो बातें हैं वो किस लिए की गई, जो भ्रांतियां फैलाई गई कि ये सिस्टम जो है सही नहीं है, और जबकि जीएसटी कलेक्शन के हम देखते हैं तो लगातार नए रिकॉर्ड्स वो बनाता नजर आ रहा है, और इसी की वजह से हम मान सकते हैं कि जो देश में विकास की जब हम बात कर रहे हैं, जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमें खासतौर से प्रॉफिट मिल रहा है उसको यूटिलाइज भी हम कर रहे हैं। तो ये सारे जो प्रमुख कारक हैं, इनके जरिए तो विकास की बयार ही बहती नजर आती है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन समस्या क्या थी, जब सब्जेक्ट आया, जीएसटी आया, तो पूरी विश्व में जैसे मलेशिया, कनाडा, सिंगापुर और बहुत सारी जगह, 2-3 जगह और, जिस भी सरकार ने जीएसटी इंप्लीमेंट किया वो जीएस सरकार रिपीट ही नहीं हुई। जी लेकिन हमारी सरकार ने जिस तरह से उसको इंप्लीमेंट किया, मैं समझता हूँ, और जिस तरह से उसको विजुलाइज किया, जी वो बधाई के पात्र हैं। और जीएसटी काउंसिल बनाकर जो अडेप्टेबिलिटी दिखाई कि आप हर, अब देखिए 84 महीने हुए हैं अभी, जी 53 बार जीएसटी काउंसिल, ऑलरेडी 84 महीने में पूरे नहीं हुए, जी 53 बार जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिल गई। साल में 7 साल अगर होते इनकम टैक्स के तो केवल 7 बजट आते, जी यहाँ 53 बजट आए हैं सर। इसका अर्थ ये है कि जब भी हम जाकर काउंसिल को बोलते हैं कि साहब यहाँ समस्या है, ये दिक्कत है, वो इमीडिएटली उस बात को एक्सेप्ट करते हैं और उसको ठीक करते हैं। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इनिशियल भ्रांतियां, जो मिथ्स थी, वो कहीं ना कहीं बेस थी, लेकिन हमारी लीडरशिप ने उस बात को फेल कर दिया, जी उस भ्रांति को भी, उस नॉर्मल नोशन को भी फेल कर दिया कि भी ऐसा जरूरी नहीं है कि जीएसटी अगर हम लाएं और उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं कर सकते। जी तो हम तो बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में सर, और देखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी फिगर और देता हूं, हमारा 45 लाख करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है कंट्री का, जी और आप देखिए अभी लगभग 20 लाख करोड़ रुपए केवल जीएसटी से ही आ रहा है। अगर इसको और रैशनलाइज कर दिया जाएगा, यानी साहब, वहां तो भी ये हमारे लिए फायदा जो है या जीएसटी के चलते जो लाभ है वो हम देख पा रहे हैं, कैसे देश को लाभ मिल रहा है। लेकिन खासतौर से जैसा आपने कहा कि 53वीं जो यहाँ बैठक भी हो चुकी है, 7 सालों की अगर जब हम बात करते हैं, लेकिन क्या कोशिश ये की जा रही है कि कैसे आम जनता का जो जीवन है उसमें सुधार तो हो, उसको सगम और सरल कैसे है, सुगम हम कैसे बना सकें, इस पर भी फोकस है जीएसटी के जरिए? सर मैं आपको थोड़ा सा इनडायरेक्ट एक बात बताना चाहता हूँ। इस 50th काउंसिल मीटिंग में जो आपने सवाल किया उसको इनडायरेक्टली जवाब दूंगा जी कि सर, गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो था कि हम अपनी लिटिगेशन को रैशनलाइज करेंगे, लिटिगेशन पॉलिसी को, जी झगड़े की पॉलिसी को। अब झगड़ा जो है वो हर टैक्स पेयर से संबंधित है और टैक्स पेयर से रिलेटेड है आम सैलरीड एम्प्लॉइज। अगर एक बिजनेस में झगड़ा होगा, लिटिगेशन होगी, तो उसके एम्प्लॉइज पर भी उसका इंपैक्ट आएगा। तो सरकार ने क्या किया, उस झगड़े को ही बहुत हद तक खत्म करने की कोशिश की। एक छोटी सी बात बताता हूं कि सरकार ने डिसाइड किया है कि अगर 20 लाख रुपए तक का कोई भी झगड़ा होगा तो हम उसको अपील में ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। 1 करोड़ तक का झगड़ा होगा तो हाई कोर्ट नहीं लेकर जाएंगे, 2 करोड़ का झगड़ा होगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर जाएंगे, उससे ऊपर होगा तो ले जाएंगे। तो आप सोचिए सर, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बिजनेसेस को रिलीफ मिल रहा है, उन बिजनेसेस से वहां के उनके संबंधित जो कर्मचारी है उनको रिलीफ मिल रहा है। बिजनेसेस वो प्रॉफिट्स जो है, जो उनकी समस्याएं कम होंगी, वो प्रॉफिट्स आम जनता तक पास करेंगे।
तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वेल्थ क्रिएटर्स को साथ लेकर चलना चाहिए, जी। तो ये काउंसिल भी हमारी इंडस्ट्री को और वेल्थ क्रिएटर को साथ लेकर चल रही है, जिससे कि आम जनता सब कनेक्टेड है सर। जी बिल्कुल राजन जी, लेकिन आम जनता के लिहाज से अगर हम समझें कि कैसे जीएसटी के जरिए जो विकास है वो हम कह सकते हैं कि आम जनता तक पहुंचता है, कैसे आम जनता उससे जुड़ती है? क्योंकि बतौर उपभोक्ता तो हम जाना कि कैसे जो टैक्स लगता था अलग अलग सामान पर, उसमें कमी आई, वो सस्ता हुआ, लेकिन कैसे जो विकास की ये धुरी है ये कैसे आम जनता से जुड़ रही है जीएसटी के जरिए? सर आपने अभी वो सीबीआईसी का एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जो पब्लिश हुआ कल, जी। उसमें उन्होंने बताया कि भाई हमारा पहला प्री जीएसटी रेट क्या था, पोस्ट जीएसटी रेट क्या था। जी। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विसेज पहले 18% सर्विस टैक्स में टैक्सेबल होती थी, बल्कि 18 भी नहीं, लगभग 25% टैक्स होती थी। आज वो केवल 5% टैक्स हो रही है सर। अब तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्टली हमारी सर्विसेज को, हमारी लाइफ्स को, कॉमन मैन की लाइफ को जीएसटी से लिंक करते हैं। जैसे कि आटा दाल चावल है, अब वो आटा दाल चावल भी पहले कहीं ना कहीं टैक्स था, जो कि मेरी जीवन के को एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। अगर मैं वो खाऊंगा नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। जी। तो वो भी कहीं ना कहीं जीएसटी ने उस कॉस्ट को रिड्यूस करके और सस्ता किया, जो खाने का सामान, खाद्य पदार्थ जो है। बिल्कुल, ना सिर्फ वो सस्ते हुए बल्कि इसके साथ साथ राजेंद्र जी अगर देखा जाए, जो कि हम कहते हैं कि कैसे आधारभूत ढांचे का जो विकास हमारे देश में हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हुआ है, उसके जरिए भी आम जनता को फायदा मिलता है। जो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें वो बढ़ रही है आजकल, और सरल सुगम होता जा रहा है, कहीं भी हमें आना जाना हो या और तमाम जो सुविधाएं हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आने वाले समय भी यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो जीएसटी का कलेक्शन है वो लगातार नए रिकॉर्ड्स बनाता नजर आएगा। बिल्कुल सर, मैंने ऐसे कहा 45 लाख करोड़ का घर का खर्चा है, 25 लाख करोड़ तो हमारा जीएसटी केवल दे देगा आपको, वो भी 7 साल का छोटा सा बच्चा। अगर 2-4 साल और इसको अगर हमने पाल दिया, पोस दिया, ढंग से इसको संभाल लिया, तो आप सोचिए कि इट वुड बी द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। और वही चीज आज अगर हम आज बात करें हमारी सरकार की, तो 2 इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। एक है प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना और एक जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग है। और इन दोनों से ही एक स्टेटमेंट आती है कि क्या अमेरिका ने सड़कें बनाई या सड़कों ने अमेरिका बनाया। तो भारत भी अब एक विश्व शक्ति इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पर बन रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन हमारा जीएसटी दे रहा है। और उसका लेकिन कोई भी इंपैक्ट जो है जनता पर, गलत इंपैक्ट या नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये रैशनलाइज कर दिया। हमारे पास समय नहीं है, वरना मैं आपको ये बताता कि जो पहले जीएसटी से पहले हमारी टैक्स की कॉस्ट बनती थी इंडस्ट्री के लिए, अब वो कॉस्ट नहीं बनी और वो सारी पास ऑन हो गई। जैसे कि 31% आप बता रहे हैं, 30% आप बता रहे हैं, वो कॉस्ट होती थी इंडस्ट्री की, इसलिए वो पास करते थे। तो वो कॉस्ट नहीं बन रहा टैक्स, तो वो पास कर देते हैं प्रॉफिट्स को, बेनिफिट्स को, इसलिए जो आम जनता के लिए सामान जो है वो सस्ते हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है जीएसटी इज अ विन विन सिचुएशन, नॉट ओनली फॉर द कंज्यूमर्स बट फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द एक्सचेकर। मतलब रेवेन्यू के लिए भी, सरकार के लिए भी वो विन विन सिचुएशन, सबके लिए विन विन सिचुएशन है जी। और इसका फायदा जो है, लाभ जो है, हर एक क्षेत्र में हमने देखा है। लेकिन अब आपके नज़रिए से अगर हम समझने की कोशिश करें, आने वाले समय में जब दोबारा से बैठक होगी तो कौन सी ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर इसका जो असर है वो नजर आएगा, जो दरें हैं उनमें कुछ कटौती नजर आ सकती है? सर सबसे इंपॉर्टेंट एक फर्टिलाइजर्स का है सर, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हमारी, तो फर्टिलाइजर्स में अभी 5% टैक्स लगता है। और लेकिन समस्या क्या है कि केवल सिर्फ 3-4 बड़ी फर्टिलाइजर्स कंपनी के पास ही लगभग 40,000 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से उनकी वर्किंग कैपिटल और सब चीजें, तो फर्टिलाइजर पे ड्यूटी बनती, इन्वर्टेड ड्यूटी, वो खरीदते तो 18 में है, बेचते 5 में है। तो नेक्स्ट रैशनलाइजेशन जो सबसे बड़ा होगा वो होगा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरिस्ट की अगेन फर्टिलाइजर की कॉस्ट, और आप देखिए नैनो फर्टिलाइजर हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो नैनो फर्टिलाइजर भी नेक्स्ट बिग थिंग होगा। और इसी वजह से होगा कि और उसी नजरिए से हम मानकर चल रहे हैं कि जिस तरीके से नैनो फर्टिलाइजर है तो उसी तरीके की कटौती जो है उसमें हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। तो जाना आपने किस तरीके का फ़ायदा जो है वो मिला है अभी तक आम जनता की, अगर खास तौर से बात की जाए, काफ़ी राहत जो है जीएसटी के जरिए मिली है, काफ़ी लाभ भी उनको मिला है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नज़र डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने अनचाही कॉल पर अंकुश लगाने के लिए दूरसंचार कंपनियों से कहा कि वो अपने मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को स्पैम संबंधी शिकायतों के पंजीकरण और वरीयता एवं सहमति की सेटिंग के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाएं। सेवा निर्यात में जोरदार वृद्धि और रेमिटेंस में होने वाली आय के चलते मार्च तिमाही में देश का चालू खाता जीडीपी का 0.6% यानी $5.7 अरब सरप्लस रहा। एक साल पहले की अवधि में चालू खाता घाटा $1.3 अरब या जीडीपी का 0.2% था और दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली पिछली तिमाही में ये $8.7 अरब या जीडीपी का 1% था। आरबीआई ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में चालू खाता घाटा $67 अरब या जीडीपी की 2% से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में $23.2 अरब या जीडीपी का 0.7% हो गया। केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने और गेहूं के दाम नियंत्रित करने के लिए तत्काल प्रभाव से गेहूं पर भंडारण सीमा लगा दी है, जो 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले सरकार ने पिछले सप्ताह चना, काबुली चना और अरहर पर भंडारण सीमा लगाई थी। सरकार ने आज ये भी कहा कि वो कीमत पर अंकुश लगाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए तैयार है। इनमें आयात शुल्क की सीमा भी शामिल है। इस समय गेहूं के आयात पर 40% शुल्क लगता है। उपकर व अधिभार मिलाकर कुल शुल्क करीब 44% बैठता है। दूरसंचार विभाग आज से 96,317.65 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू करेगा। नीलामी के पिछले 6 दौर की तुलना में संचार ऑपरेटर द्वारा सबसे कम बयाना राशि जमा किए जाने और कंपनियों द्वारा स्पेक्ट्रम के नवीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणा के कारण विश्लेषकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में नीलामी में कोई खास प्रगति होने की संभावना नहीं है। जापान की वाहन कलपुर्जा क्षेत्र के दिग्गज मुसाशी सेमित्सु इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी मुसाशी ऑटो पार्ट्स इंडिया ने चालू वित्त वर्ष के आखिर तक अपने इलेक्ट्रिक वाहन कलपुर्जों के लिए स्थानीयकरण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 60 से 70% करने की योजना का ऐलान किया है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6.8% पर बरकरार रखा है। सोमवार को जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार उच्च ब्याज दरों और कम राजकोषीय समर्थन के कारण गैर कृषि क्षेत्रों में घटती मांग को देखते हुए एजेंसी ने ये अनुमान रखा है। मेटा ने अपने भारतीय ग्राहकों के लिए कंपनी का AI चैटबॉट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। भारतीय यूजर्स अब मेटा AI का इस्तेमाल फ्री में कर सकते हैं। मेटा AI का इस्तेमाल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर पर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इंटरनेट यूजर्स मेटा AI का इस्तेमाल meta.ai वेबसाइट पर विजिट करने के साथ भी कर सकते हैं। टाटा मोटर्स ने इस साल मार्च में विकास के अवसरों का बेहतर फायदा उठाने के लिए अपने कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को 2 अलग-अलग यूनिट्स में बांटने की घोषणा की है। इस योजना के तहत कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और उससे संबंधित निवेश एक कंपनी का हिस्सा होंगे, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन, जैगुआर लैंड रोवर, JLR और संबंधित निवेश सहित यात्री वाहन कारोबार दूसरी लिस्टेड कंपनी का हिस्सा बनेंगे। तो जाना आपने कारोबार जगत में क्या कुछ खास। फिलहाल के लिए इकोनॉमी टुडे में इतना ही। आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा आने वाले समय में कारोबार जगत में। लेकिन इससे पहले हम इकोनॉमी टुडे की अगर बात की जाए तो आज इतना ही था, लेकिन फिलहाल